हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। उसी में थोड़ा सा एक मेरा ऐड ऑन है कि आप लोग इसको भी पढ़ाई करें ताकि आपका पीवाईक्यू पढ़ने में आसानी हो। इसके लिए मैं इसे बना रहा हूँ। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए। तो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें मैं लेकर के आया हूँ 17th का बीपीएससी के क्वेश्चंस, 17th और 69 बीपीएससी का प्राचीन इतिहास का। इसमें 3 एग्जाम एक्चुअली हुए थे क्योंकि 17 का एग्जाम 2 बार हुआ था। ठीक है, ओके। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? सबसे पहले नहीं था को हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारा गलत नहीं था। नागपुर, विक्रमशिला, वल्लभी, नालंदा। तो देखिए, विक्रमशिला तो था, वल्लभी भी था, नालंदा भी था बौद्ध शिक्षा का केंद्र, लेकिन नागपुर नहीं था। कौन नहीं था? नागपुर नहीं था। तक्षशिला की बात करें तो पाकिस्तान में है, विक्रमशिला की बात करें तो बिहार के क्षेत्रों में है। ये एक्चुअली विक्रमशिला जो है ना, ये महायान वाले लोग यहाँ पे ज्यादा पढ़ते थे। कौन? महायान वाले। महायान स्कूल के लिए ये अध्ययन केंद्र था। ठीक है, अध्ययन केंद्र। नालंदा आप लोग जानते हैं कि बिहार में ही है। ठीक है, नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त द्वारा, 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त द्वारा हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर। केंद्र नहीं था। तो प्रसिद्ध अगर केंद्रों की बात करें तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, सारनाथ, महाबोधि, महाविहार, ये सब था। इसके अलावा भी कुछ थे जैसे उदंत, बल्लभी, ये सब इसके अलावा भी प्रसिद्ध केंद्र थे। तो बल्लभी भी एक बौद्ध शिक्षा के केंद्र में से माना जाता है। भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? तो देखिए, चित्रकूट की अगर जो बात करें तो एक्चुअली ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा को साझा करता है, दोनों देशों, दोनों राज्यों का। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में अगर जो देखा जाए ऑप्शन के अनुसार से, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि ये चित्रकूट का जो क्षेत्र है ये है विंध्य श्रेणी में, विंध्य श्रेणी में है, विंध्य श्रेणी में स्थित है। ठीक है, और ये उत्तर, पहले उस समय जब पुराना जब था तो उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र हुआ करता था चित्रकूट जनपद। उस तरीके से उसी जनपद और मध्य प्रदेश का एक सतना जिला, तो मध्य प्रदेश का सतना जिला कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्षेत्रों में पहले था लेकिन बट करके अलग हो गया। तो सतना जिला में वर्तमान में यह है चित्रकूट मंदिर। ठीक है, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सबसे पुरानी सभ्यता? सिंधु घाटी की सभ्यता, चाइनीज, इजिप्शियन, मेसोपोटामिया, कौन सा है? तो देखिए, ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये एक्चुअली पहले इस सभ्यता के अगर विकास की बात करें तो दजला और फरात नदियों के क्षेत्र में आया था। कौन कौन नदियों के क्षेत्र में? दजला और फरात, दजला और फरात नदियों के क्षेत्र में आया था। अगर वर्तमान की स्थिति देखें तो ये है इराक के क्षेत्र में, और इराक हो गया, वहां पे फिर सीरिया, कुवैत, ये सब के हिस्से में आता है। इराक के अलावा सीरिया और कुवैत भी है, सीरिया और कुवैत। ठीक है, एक्चुअली इसको एक नाम से और भी जाना जाता था, मेसोपोटामिया की सभ्यता को सभ्यता का पालना भी कहा जाता था। ठीक है, सभ्यता का पालना। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सभ्यता का पालना से आप क्या समझते हैं, सभ्यता का पालना इसे कहा जाता है, तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही सभ्यता का पालना भी कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न।
मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सभी लोगों को पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगर इनकी राजनीतिक गुरु की बात करें तो इनके राजनीतिक गुरु जी कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के? सभी लोगों को नहीं पता। चाणक्य थे। राजनीतिक गुरु इसके इनके चाणक्य थे। और ये कौन से वंश से थे? इनका वो क्लेरिफिकेशन उस तरीके से नहीं है, ये इसमें इतिहासकारों का मतभेद है। लेकिन अगर इससे पूछा है कि कौन से वंश को ये हरा कर उसकी सत्ता समाप्त की थी, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को ने मिल के नंद वंश को, जो अंतिम शासक थे, उनको हराया था। ठीक है, नंद वंश को। और शायद राजा का नाम क्या था? धनानंद। धनानंद। बृहद्रथ ये आखिरी मौर्य शासक थे, मौर्य वंश के आखिरी शासक। मौर्य वंश के आखिरी शासक थे। चलिए अगला प्रश्न देखें। अशोक के स्तंभ पे कौन सी लिपि लिखी गई? ब्राह्मी, सामरी, पाली, संस्कृत? अशोक के स्तंभ पे तो ज्यादातर जो अशोक के स्तंभ है ना, उसमें ब्राह्मी लिपि ही लिखी गई है, लेकिन कुछ पश्चिम के क्षेत्रों में खरोष्टी पे भी लिखा हुआ है। तो अगर जो इसके शासनकाल की बात करें तो ये अशोक का शासनकाल का समय काल क्या था? तो ये था 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ज्यादातर जो लिखे हुए मिलते हैं ये ब्राह्मी में ही मिलते हैं। और ये जो है ब्राह्मी लिपि जो देवनागरी से मिलती जुलती लिपि है, देवनागरी से मिलती जुलती लिपि है। ठीक है, खरोष्टी लिपि कहाँ मिलती है ज्यादातर? अगर ये देखिए कि ब्राह्मी लिपि मिलती कहाँ कहाँ है, किन क्षेत्रों में है कि ज्यादा ब्राह्मी लिपि देखने को मिलती है, तो ये उत्तर, मध्य और पश्चिमी भाग में, उत्तर, मध्य और पश्चिमी भाग में ज्यादा ये देखने को मिलती है। लेकिन अगर खरोष्टी की बात करें तो खरोष्टी लिपि जो है, एक तो ये उर्दू जैसे लिखी जाती थी, इसलिए भी आप याद रखिएगा। ये लिपि जो है ना, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं। ठीक है, और ज्यादातर ये जो मिलती है उत्तर पश्चिम क्षेत्र, मतलब गंधार के क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिम भारत में। वर्तमान के अगर जो कहा जाए तो ये गंधार के क्षेत्रों में जो इनके शिलालेख वगैरह मिले हैं वो इन्हीं लिपियों में मिले हैं, खरोष्टी लिपि में मिले हैं। संस्कृत की जो मिलती है ज्यादातर, तो एक रेस मिलती है गुप्त काल में। संस्कृत बहुत प्रयोग हुआ था। कब? तो गुप्त काल में। पाली भाषा, पाली एक लिपि नहीं है, ये एक भाषा है। सामरी, तो ये लिपि है, लेकिन कहाँ की? पश्चिम एशिया की, पश्चिम एशिया की एक लिपि है सामरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? कौन चंद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो जब भी नहीं वाला क्वेश्चन है ना, उसको हाईलाइट कर लेना है पहले, ताकि आप गलत न कर। जनरली ऐसे में गलत हो जाता है। तो कौन चंद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? तो देखिए, सुषमा, रुद्रदामन, जूनागढ़ का शिलालेख, विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। क्या थे ये? सलाहकार थे, मतलब कि ये भी चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख की अगर बात करें
तो ये शिलालेख है लगभग लगभग ये पश्चिम क्षेत्रों के सौराष्ट्र तक का प्रदेश को जीतने तक के लिए ये इसमें साक्ष्य मिलते हैं। ये जो शिलालेख है 150 ईसा पूर्व में लिखा गया, 150 ईस्वी में लिखा गया है। किसमें क्या क्या इसमें लिखा गया जूनागढ़ के शिलालेख में कि पश्चिम के क्षेत्रों को जो सौराष्ट्र वगैरह जीतते हैं ना, मतलब जो वर्तमान का गुजरात के क्षेत्र है, तो उसके बारे में वो जीत का वर्णन है। सौराष्ट्र के जीत का वर्णन है इसमें। सांची, सांची या फोक से रिलेटेड है। सांची का स्तूप, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सांची, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड नहीं है। सुसीमा, सुसीमा कौन था? तो ये बिंदुसार का बड़ा पुत्र था। बिंदुसार का बड़ा पुत्र सुसीमा, और यही सुसीमा तक्षशिला का राज्यपाल भी था। तक्षशिला का राज्यपाल। तो ये सब चंद्रगुप्त मौर्य से ही रिलेटेड, लेकिन सांची का स्तूप चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड बिल्कुल नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या था, क्या है, जिसका पश्चिम एशिया में व्यापारिक संबंध था? सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख नगर जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था। तो देखिए, हमारे गुजरात से एक जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे लोथल का, तो लोथल दो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर ऐसा था जहां पे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं पश्चिम एशिया पे व्यापार का, और यही एक सबसे बड़ा पुराना बंदरगाह था, कह सकते हैं एक रूप से एक ही बंदरगाह। तो यहाँ से काफी साक्ष्य मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ से व्यापार किए जाते थे। और कहाँ कहाँ से व्यापार किए जाते थे? व्यापार का जो मेन था मेसोपोटामिया, मतलब कह सकते हैं कि आज का इराक, मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिला जाता है। आज का इराक और फारस की खाड़ी वगैरह का जो क्षेत्र है, तो यहाँ का व्यापार का उल्लेख मिलता है लोथल से। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? राष्ट्रकूट कला, गुप्त कला, मौर्य कला, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है गुप्त कला से रिलेटेड है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद का गढ़वा मंदिर, इसमें गुप्त कला के मतलब कि पता चलता है कि गुप्त कला में ही ये बनवाए गए हैं। तो गुप्त कला का अगर जो काल देखें, गुप्त कला का तो क्या काल था? चौथी से छठी शताब्दी, चौथी से छठी शताब्दी था। इसमें जो मूर्तियों के लिए या मूर्ति कला का स्वर्ण युग भी कहा गया है गुप्त काल को, मूर्ति कला का स्वर्ण युग। और इसी समय चौथी से छठी शताब्दी में ही बहुत सारे मंदिर वगैरह बनाए गए जिसमें गुप्त कला के जो प्रसिद्ध था उसके बारे में अवशेष मिलते हैं, जैसे कहा जाए गढ़वा, प्रयागराज, जो वर्तमान के कह सकते हैं कि प्रयागराज जो इलाहाबाद हुआ करता था, देवगढ़ झांसी में है। तो ये सब जो है, जो मूर्ति कला है, ये गुप्त कला की विशेषता को दर्शाता है। तो अगर प्रश्न ये भी आ सकता है कि गढ़वा पर यहाँ पे दो का नाम दिया है, देवगढ़ और गढ़वा, हो सकता है इलाहाबाद पूछ दे, प्रयागराज पूछ दे, ट्रेंडिंग में है प्रयागराज। चलिए, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? चेर राजवंश, तो चेर की जो राजधानी थी करूरू या कुरुबुर बोला जाता था इसको, ठीक है। ये था कहाँ चेर राजवंश? तो चेर राजवंश जो था ये था दक्षिण भारत में।
चेर राजवंश दक्षिण भारत में था। तो अगर जो कहा जाए कि दक्षिण भारत में कहाँ पे, तो अगर वर्तमान का जो तमिलनाडु क्षेत्र है ना, उन क्षेत्रों में, वर्तमान में तमिलनाडु के क्षेत्रों में। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या थी? करूर या पुरुबुरु भी बोला जाता था। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पे शासन किया? तो ये थे भास्कर वर्मन। कौन थे? भास्कर वर्मन। तो वर्तमान समय का जो असम है, उसको उस समय क्या बोला जाता था? उसे बोला जाता था कामरूप। प्राचीन में वर्तमान के असम को कामरूप बोला जाता था। ठीक है, और ये किसको, इन्हें भास्कर बर्मन ने, पहले वहां पे राजा शासक कौन थे? और इन लोगों ने काफी अच्छे काम किए हैं उन क्षेत्रों में, और भास्कर बर्मन को हर्षवर्धन का दोस्त भी कहा जाता है। ये बहुत अच्छे दोस्त भी थे हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के सखा थे, ये मित्र थे। तो ये भी पूछा जाता है कि भास्कर बर्मन को, मतलब कौन से जो हर्षवर्धन के सखा थे, भास्कर बर्मन। इस शासन काल इनका क्या रहा होगा? ये लगभग 600 से 650 ईस्वी। ठीक है, वंश की बात, तो बर्मन वंश। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि बर्मन वंश किस क्षेत्रों में रहा है? तो ये वर्तमान के असम क्षेत्र में और प्राचीन के कामरूप क्षेत्र। राजा प्रवर सेन के बारे में लिखित विचार करें। राजा प्रवर सेन बकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक, साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण भारत में हैदराबाद तक, अपने पिता बिंदु शक्ति के उत्तराधिकारी। उल्लेख कहां से मिलता है? पुराणों से। तो देखिए, एक ऑप्शन है इसमें उपरोक्त में से एक से, यदि ए और सी, ए और बी, बी सी डी। तो देखिए, ये इस वंश के संस्थापक बिंदु शक्ति थे। कौन थे संस्थापक? थे बिंदु शक्ति। प्रवर शेर के संस्थापक थे बिंदु शक्ति। इसका उत्तराधिकारी प्रवर सेन। ठीक है, उत्तराधिकारी प्रवर सेन। तो वो अपने पिता बिंदु शक्ति के उत्तराधिकारी बने, तो ये तो सही हो जाएगा, सी। अगर इसकी, इनकी साम्राज्य की बात करें, तो साम्राज्य जो था, इसमें बुंदेलखंड भी शामिल था। तो विंध्य क्षेत्र था, उत्तर सीमा जो था विंध्य क्षेत्र था। विंध्य क्षेत्र के अंदर बुंदेलखंड आता था, और दक्षिण में कहां तक था? हैदराबाद दक्कन के पठार तक। यानी कि ये भी आंसर सही है। बुंदेलखंड मतलब विंध्य क्षेत्र का हिस्सा था, तो कह सकते हैं बुंदेलखंड से लेकर के, विंध्य क्षेत्र से लेकर के दक्षिण तक। विंध्य के अंदर ही बुंदेलखंड आता था, तो विंध्य क्षेत्र से लेकर। तो बी भी सही हो गया। जितने ये बकाटक नरेश थे ने, सबसे पहले ये एक उपाधि धारण करते थे। उस उपाधि को, अपने आप को सम्राट की उपाधि दे देते थे। तो इसका अगर जो सही से आंसर देखें, तो बकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक, नहीं, वास्तविक संस्थापक तो ये नहीं थे प्रवर सेन। ये तो पहले उत्तराधिकारी थे। वास्तविक संस्थापक कौन थे? बिंदु शक्ति। तो पहला इसमें आंसर नहीं होगा। उल्लेख पुराणों में मिलता है। ये बहुत जग वगैरह करवाया करते थे, तो वैदिक अनुष्ठानों को बहुत सारे किए थे, तो ये सब के बारे में पुराणों में परवीर कहा जाता है, तो इनका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। तो बी और सी।
नहीं, पुराणों में इनका उल्लेख डायरेक्टली नहीं मिलता है, कुछ यज्ञ वगैरह अनुष्ठान वगैरह का मिलता है, बटक बकाटक नरेशों का। सबसे पहले इन्होंने ही धारण किया था सम्राट की उपाधि। सम्राट की उपाधि। इसके बाद ये यज्ञ वगैरह का कराते हैं, यज्ञ वगैरह के बारे में जानकारी मिलती है पुराणों से। तो हाँ, उनका उल्लेख ज्यादा नहीं मिलता है डायरेक्टली, लेकिन पुराणों से कुछ यज्ञ वगैरह का उल्लेख मिलता है। BCD इसका कर सकते हैं, सही आंसर ये भी हो सकता है। नहीं, ये नहीं होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा B और C। तो B और C कोई ऑप्शन में है? BC। डी भी है, डी नहीं हो, क्योंकि पुराणों में यज्ञ वगैरह करवाने की प्रक्रिया को परवीर कहा जाता था। सही आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त में एक से अधिक। निम्नलिखित में किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? हर्यक वंश प्राचीन बिहार में। तो हरियर वंश का स्थापना बिंबिसार। किसने की? बिंबिसार ने। कब? छठी शताब्दी के आसपास, मतलब कि काल जो कहा जाता है 544 से 413 ईस्वी पूर्व तक। 413 ईस्वी पूर्व तक हरियस हरियक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। तो अगर ये कहा जाए कि बिंबिसार का वास्तविक संस्थापक के रूप में यही थे, इसके बाद भी बहुत सारे आए, जैसे अजात शत्रु, उदयन, ये सब भी आए। अजात शत्रु, उदयन, पटना की स्थापना जिन्होंने किया, पाटलिपुत्रा। नागदंश नाग दशक इसके आखिरी शासक थे। आखिरी शासक नाग दशक। बृहद्रथ मौर्य वंश के आखिरी शासक थे। तो सही आंसर क्या है? बिंबिसार इसके वास्तविक संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक। शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पे किस वंश ने शासन किया? शिशुनाग वंश के बाद। तो शिशुनाग वंश के बाद यहाँ पे शासक किया नंद वंश ने। तो शुरुआत जो हुआ था ये बिहार और मगध के क्षेत्रों से हर्यक वंश से। तो अगर प्रमुख वंशों का नाम अगर काल में सजाएं, सबसे पहले आया था हर्यक वंश। कौन सा वंश था? हर्यक वंश। उसके बाद दूसरे नंबर पे शिशुनाग वंश। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि दूसरे नंबर का वंश कौन सा था मगध के क्षेत्रों में या बिहार के क्षेत्रों में। तीसरे नंबर पे शिशुनाग वंश को ही खत्म करके ये लोग आए थे मौर्य वंश। फुग वंश चौथे नंबर पे। तो मौर्य वंश एक्चुअली नंद वंश भी वहां पे थे, धनाढ़ है आखिरी शासक। तो शिशुनाग वंश को नहीं हटाए थे, ये हटाए थे नंद वंश को। एक पांचवा है कन्नब वंश। छठा था नंद वंश। तो नंद वंश को ही हटा के मौर्य वंश। और ये कहा जा सकता है कि अंतिम शासक जो नंद वंश का था धनाढ़ है, धनानंद। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आजीविका संप्रदाय के बारे में लिखित पर विचार करें। आजीविका संप्रदाय। मखाली गोसाला इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। दर्शन के केंद्रीय विचार नियति था।
जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, आजीविकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी। आजीविका संप्रदाय की अगर बात करें तो ये कौन से थे? ये लोग थे नास्तिक। आजीविका संप्रदाय, ये लोग नास्तिक दर्शन में विश्वास करते थे, नास्तिक दर्शन में विश्वास रखते थे प्राचीन काल में। तो ये जो आजीविका संप्रदाय था ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ही समकालीन था। और इसकी अगर जो स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना मकाली या मखाली गोफाला द्वारा किया गया था। ये नियतिवाद के प्रतीक को मानते थे और इन लोग इतने फेमस थे कि नियति प्रधान दर्शन के लिए ही इधर उधर ये प्रसिद्ध थे। इन लोग ईश्वर पे विश्वास नहीं करते थे क्योंकि नास्तिक में रखते थे। और आजीविका साधु जो है अक्सर ये लोग नग्न अवस्था में दिगंबर जैसे कठोर तपस्या करते थे। आजीविका के साधु, आजीविका संप्रदाय के साधु। तो ये सब के लिए इसकी अगर बात किया जाए तो मखाली गोसाला इसके प्रमुख नेता थे, तो ये सही हो गया। दर्शन के केंद्रीय विचार नियति था, ये भी सही हो गया। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, नहीं, ऐसा नहीं था, तो ये गलत है। आजीविकों की बैठक के लिए नियमित सभाएं, हाँ सभाएं भी होती थी। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ABD। ठीक है। प्रशासन मंत्री परिषद थी। कौन सा प्रशासन जो था कि मंत्री परिषद टाइप का था? तो मराठा प्रशासन पूरा एक प्रॉपर संसद जैसा था, एक पूरा एक मंत्री परिषद की टीम थी पूरी, जिसको अष्ट प्रधान से जाना जाता था। अष्ट प्रधान मराठा में एक होते थे पेशवा। पेशवा का पद बहुत प्रमुख था। शुरुआत में तो राजा साहू द्वारा शुरू किया गया था पेशवा, क्योंकि वो उतने एक्टिव नहीं थे, तो पेशवा जो थे वही सारा पद संभाले। तो पहला एक जो पद था वो था पेशवा का, और पेशवा का पद को प्रधानमंत्री भी बोला जाता था वर्तमान का। एक पद था अमात्य, या इन्हीं को बोला जाता था मजुमदार। अमात्य या मजुमदार को आप लोग कह सकते थे कि एक तरीके के वर्तमान समय के वित्त मंत्री से कंपेयर कर सकते हैं। वित्त मंत्री से कंपेयर कर सकते हैं कि इनके पास वित्त मंत्रालय होता था। एक पद था पंडित राव। ये लोग कौन थे? हाई लेवल के पुजारी, उच्च पुजारी भी कह सकते हैं, मतलब धार्मिक मामला वगैरह सब यही देखते थे। सुमंत, सुमंत को दबीर भी बोला जाता था। ठीक है। तो सुमंत होते थे विदेश मंत्रालय की देखरेख, मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में। तो इनकी जिम्मेदारी थी विदेश मंत्रालय देखना, एक राज्य से दूसरे में किसी भी। एक पद था बाकिया, वकिया, वकिया। तो वर्तमान में जैसे गृह मंत्रालय है तो इससे कंपेयर किया जाता था वकिया को। एक होते थे सचिव, इनका भी पद बहुत महत्वपूर्ण था। सचिव का पद, कि सचिव ही सारे शाही आदेश की देखरेख करते थे, मतलब जो भी शाही आदेश दिया गया है उसको तैयार करवाना। शाही आदेश को तैयार करना। अब इसमें से दो पद और महत्वपूर्ण थे, एक थे सरे नौबत या सेनापति। सेनापति, जिसको सरे नौबत भी बोला जाता था। ये प्रधान सेनापति होता था, प्रधान सेनापति, सरे नौबत। और एक आखिरी में न्यायाधीश।
न्यायाधीश, जज साहब। न्यायाधीश दीवानी फौजदारी ये सब मामले को न्याय प्रदान करते थे। तो ये 8 सेनापति मतलब कि 8 मंत्रालय में इसके मंत्रिपरिषद टाइप का पूरा बना हुआ एक था प्रशासन में। तो ये था मराठा में। तो ये अक्सर इससे एक आध प्रश्न किसी भी रूप में आ सकते थे मिलाने के लिए। पेशवा, पेशवा तो सबको याद होता है। अमात्य, वित्त मंत्री, पंडित राव पुजारी, सुमंत, विदेश मंत्री, वाकया गृह मंत्री, सचिव, आदेश वगैरह पालन के। तो मेन जो प्रमुख यही होता है पेशवा, अमात्य, सुमंत और वाकया वगैरह भी कभी कभी डाल देते हैं। 4 में से मिलान करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वाकया होते थे गृह मंत्रालय। बोधिसत्व पदवापनी की पेंटिंग कला स्थित है कहाँ? बोधिसत्व पदापनी यह है अजंता में। बौद्ध धर्म में इसे क्या कहा गया है? बोधिसत्व। आप लोग अजंता में एलोरा की गुफाएं जानते होंगे, तो वहीं से ये फेमस है। लगभग मंदिर के गुफा में जो परिसर है उसमें लगभग लगभग 600 से 1000 ईसा पूर्व की अवधि की वहां पे कृतियां। बोधिसत्व पदपनी जो था ये अजंता की पेंटिंग कला से स्थित है। ठीक है, बोधिसत्व पदपनी। तो यहाँ पे जो एलोरा की गुफाओं में है अजंता में, अजंता की गुफाओं में सॉरी, ये जो चित्र है बोधिसत्व पदापनी का, यह है अजंता की गुफाओं में। एलोरा की गुफाओं में मिलता है रॉक कट हिंदू मंदिर, रॉक कट हिंदू मंदिर एलोरा। बोधिसत्व वाला पेंटिंग कला है अजंता। चलिए, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हिनफान एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। नहीं, ये यहाँ पे उल्टा है। फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान, फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था ये था 5वीं शताब्दी कह सकते हैं ईसा पूर्व, मतलब 5वीं सदी से कह सकते हैं। ईसा पूर्व बोल रहा हूँ, ये था 5वीं शताब्दी। हिनफांग, हिनफांग आया था हर्षवर्धन के समय। हिनफांग आया था हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के शासनकाल में। फाहियान चंद्रगुप्त के शासनकाल में, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में, ये 629 ईस्वी को। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों उल्टा है, तो कोई नहीं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। चरक, ब्रह्मगुप्त, वरामहिर, विशाखदत्त। चरक कौन थे? चरक एक चिकित्सक था। ठीक है, ब्रह्मगुप्त ये एक गणितज्ञ भी था। वरामहिर ज्योतिष, राज ज्योतिष। विशाखदत्त नाटककार। ठीक है, विशाखदत्त नाटककार। देखिए, पहला का दूसरा, दूसरा का पहला, ए का पहला बी का दूसरा, ये उल्टा है। ए का तीसरा बी का दूसरा, ए का दूसरा बी का पहला, सी का चौथा डी का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? नाथ पंथी,
सिद्धों और योगियों ने। तो ये उत्तर भारत में जो धार्मिक आंदोलन जो शुरू हुआ था दक्षिण भारत से, तो ये आंदोलन धीरे धीरे फैल गया उत्तर भारत में भी। ठीक है। तो अगर उत्तर भारत में बहुत सारे प्रचार प्रसार किए गए, तो उत्तर भारत में इसको फैलाने का श्रेय जाता है रामानंद को। किसको श्रेय जाता है? रामानंद को। और दक्षिण भारत में ये अगर जो कहा जाए, तो ये नथपंथियों की जो लोकप्रिय था, ये था शंकराचार्य वगैरह से शुरू हुआ था। और इसके अगर जो प्रमुख रामानंद के शिष्यों की अगर जो बात करें, तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल से थे। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के क्षेत्रों में गा गा करके संगीत के रूप में प्रचार प्रसार किए। कबीर, नामदेव, जयदेव, ये सब प्रमुख थे। ये दक्षिण भारत में शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? शंकराचार्य के द्वारा। ठीक है। दक्षिण भारत में प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो राजगीर। वर्तमान का राजगीर, तब का राजगिरी, प्राचीन भारत का। तो मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी थी। मगध की प्राथमिक राजधानी, बाद में इसे हटा के पटना कर दिया गया था। ये कहाँ पे है राजगीर? तो गंगा नदी के उत्तर में है। और उसके बाद फिर मगध के शासक एक उदयन था, जो पाटलिपुत्रा को राजधानी बना दिया था राजगीर से हटा के। कौन? उदयन ने। ठीक है। उदयन ने बाद में फिर राजगीर से हटा के पाटलिपुत्रा कर दिया। 466 से 444 ईसा पूर्व। पटना बसाने का भी श्रेय उदयन को ही जाता है। उदयन। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? नीतिसार। तो नीतिसार जो लिखी गई है कामंदक के द्वारा, ये नीतिसार में पूरा राजशास्त्र का एक ग्रंथ है। ये राजशास्त्र का ये ग्रंथ है। ठीक है। और ये पूरा कौटिल्य का जो एक बुक था अर्थशास्त्र, उसी पे ये आधारित है। अर्थशास्त्र पर आधारित है। ठीक है। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेदवर्धन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था। कौन से गुप्त राजा के पास? समुद्रगुप्त के पास। कब? समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से लेकर के 75 ईस्वी तक। ये चौथी शताब्दी में मेदवर्धन ने भेजा था समुद्रगुप्त के पास। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किससे संबंधित है? कि बौद्ध धर्म से। स्तूप वगैरह किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। तो चैत्य जो है ये बौद्ध धर्म का एक पूजा स्थल है। पूजा स्थल है बौद्ध धर्म का, जो वास्तुकला के रूप में है। विहार
विहार का मतलब है कि बौद्ध भिक्षु वगैरह जहां पे निवास करते हैं, बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान, बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान। स्तूप, ये स्तूप जो है ये संतों का, एक तरीके से बौद्ध भिक्षु ये संत जो है उपासना करने का जगह है, उपासना के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है, उपासना के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? कौन सा जानवर सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? देखिए, ये लोग घोड़ा के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन एक समय के बाद सुरकोटदा, सुरकोटडा, कोडटा, यहां से घोड़े के अवशेष मिले, घोड़े के अवशेष, अस्थियां मिली। लेकिन उन लोग प्रयोग में नहीं लाते थे, बहुत कम होगा जंगली जानवर के रूप में। ठीक है, लेकिन बाद में ऐसा कहा गया है कि वहाँ घोड़े के भी अवशेष मिले हैं। ये हाल समय में 2100 से 1700 ईसा पूर्व के दौरान के घोड़े के अवशेष मिले हैं। लेकिन नहीं पता था लोगों को किसके बारे में, तो घोड़ा के बारे में। हाथी, बैल, ये सब तो इन लोग प्रयोग करते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? गंगा के दक्षिण क्षेत्र को, गंगा अगर बह रही है पश्चिम से पूरब, तो इसके दक्षिण का जो क्षेत्र था, इधर हो गया उत्तर और इधर हो गया दक्षिण, तो दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो दक्षिण के क्षेत्र को दोस्तों मगध कहा जाता था। अनर्थ, तक्षशिला, चोल, उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए। तो ये 25 क्वेश्चन का सेट था प्राचीन भारत का। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगले सेट में इसके प्राचीन भारत का अगले 25 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। जिन लोगों को अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए। ये प्रैक्टिस के लिए बेसिक्स अच्छा है, उतना तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ जितना करना चाहिए। अभी और भी इसको करूँगा धीरे धीरे, क्योंकि छोटा वीडियो भी बनाना चाह रहा था इसीलिए। थैंक यू।